नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का गुरु सीकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी यूट्यूब पर लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाओं के एमसीक्यूज पर। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले हम बात करेंगे आज अब्राहम लिंकन साहब के एक कोट के साथ में। लिंकन साहब कहते हैं कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में दौड़िए, और यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलिए, और चल नहीं सकते हो तो रेंगिए, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मित्रों, आपने एक कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। उसमें खरगोश दौड़ता है लेकिन कम समय के लिए दौड़ता है, लेकिन कछुआ रेंगता हुआ चलता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस रेंग रहा है। तो लगातार रेंगने से आखिरकार कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। उसी से सीख लेते हुए मित्रों, आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार रेंगते हुए चलने की कोशिश कीजिए। आप पहले दौड़ने की कोशिश कीजिए, आप दौड़ नहीं पाते हो तो चलने की कोशिश कीजिए, और यदि चल नहीं सकते हो तो रेंगिए। लेकिन एक शब्द जहन में जरूर रखिए, और वो शब्द है निरंतर। यदि आप निरंतर किसी लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहते हो तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। इसी कोड के साथ में आज हम हमारे एमसीक्यूज डिस्कशन को शुरू करते हैं, और आपके सामने पेश है आज का पहला सवाल। और पहला सवाल है कि भू प्रॉपर्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसमें से 3 ऐसे स्टेटमेंट है जो सही है और एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो गलत होगा। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। तो चलते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है, डायनेमिक है। भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट कैसा है? डायनेमिक। बिल्कुल, ये जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्रस्ट में क्या होता रहता है? परिवर्तन। और ये परिवर्तन भूतकाल में भी हो रहा था, वर्तमान में भी हो रहा है, तथा भविष्य में भी होता रहेगा, ऐसी आशा है। इसीलिए हमारी जो भू प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। हो सकता है कि विभिन्न समय कालों में परिवर्तन की जो दर है वो अलग हो, लेकिन इस भू प्रॉपर्टी में, इस क्रस्ट में परिवर्तन होता रहता है। और ये या तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में गतिशील रहती है, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप हम भू प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? गत्यात्मक। तो ये जो कथन है ये तो सही कथन है। दूसरे कथन पे चलते हैं। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। अभी मैंने बात की कि ये 2 दिशाओं में चलती है। एक तो ऊर्ध्वाधर दिशाओं में, जिसमें कोई स्थलखंड या तो ऊपर उठता है या कोई स्थलखंड नीचे की तरफ धंसता है, या क्षैतिज में क्या होता है? 2 प्लेटें या तो पास में आएगी, या 2 प्लेटें दूर जाएगी, या 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप से होकर सरकेगी, जिसे हम अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों, जो दूसरा कथन है कि इनमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलन होता रहता है, ये कथन भी सही है। जबकि हमें चूज करना है गलत कथन का। तो हम चलेंगे तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि धरातल बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये जो धरातल है, ये इस पर बाह्य बल में कौन से बल आते हैं? जैसे वायु, जल, हिमानी, ये जो अपर्दन के कारक है, इन अपर्दन के कारकों के परिणाम स्वरूप जो अपक्ष अपर्दन का जो कार्य चलता है, उसके परिणाम स्वरूप जो स्थल खंडों में, इन ऊंचावचों में जो असमानताएं देखने को मिलती है, तो ये जो कारक होते हैं वो समतल स्थापन का कार्य करते हैं। अर्थात कोई भाग अधिक ऊंचा है तो उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और कोई भाग धंसा हुआ है तो उसको भरकर और जमीन के समतल करने की कोशिश की जाती है। अतः धरातल है वो बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। कोई ऐसा स्थान होगा पृथ्वी पर जहां पर आज के दिन कोई ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में, कल या परसों, वहां पर ज्वालामुखी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप कोई ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाए। तो ये जो हमारा धरातल है ये कंटिन्यूअसली बाह्य बलों से प्रभावित होता रहता है। तो ये तीसरा कथन भी सही है, जबकि हमें चूज करना था गलत कथन को। तो चौथा जो कथन है, धरातल अंतर्जात बलों से अप्रभावित रहता है, ये कथन हो गया गलत।
जो धरातल है, इस धरातल पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं उन्हें बहिर्जात बल बोलते हैं, और वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उन्हें अंतर्जात बल बोलते हैं। और इन्हीं अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप हमारा जो भूतल है, हमारी जो भूप्रवृत्ति है, हमारा जो क्रस्ट है, उस पर असमानताएं उत्पन्न होती है। तो जैसे कि ये हमारा जो सतह है, इस पर ज्वालामुखी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कोई ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया, तो ये बल उत्पन्न कहां से हुआ? पृथ्वी के अंदर से। इसका मतलब ज्वालामुखी का उद्भेदन पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले मेग्मा से होता है। तो मेग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला, लेकिन उसने धरातल को प्रभावित किया ना, तो जबकि यहां लिखा हुआ है धरातल अप्रभावित रहता है, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? गलत। और जबकि हमें यहाँ पर गलत कथन कोई चूज करना था, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया नहीं है? देखो, अभी मैंने बताया था कि जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है, जिनको जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, ये दो प्रकार की होती है। एक जो प्रोसेस पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हो उन्हें एंडोजेनेटिक, और एक जो पृथ्वी के बाहर सतह पर उत्पन्न हो उनको एक्सोजेनेटिक। ये अंतर्जात और ये होते हैं बहिर्जात। तो निम्नलिखित में से कौन बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रिया नहीं है? बहिर्जनिक में कौन सी नहीं है? देखो, जो एंडोजेनिक प्रोसेस होता है, एंडोजेनिक प्रोसेस में एक बल कार्य करता है जिसको अपन बोलते हैं पटल विरूपणी, और जो दूसरा है वो होता है इसमें ज्वालामुखीता। तो पटल विरूपणी में क्या होता है? पटल विरूपणी में महाद्वीपों का निर्माण या वलन के द्वारा पर्वतों का निर्माण, जिसको पर्वतनी बोलते हैं, या पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, पर्वत निर्माण प्रक्रिया, ये पर्वत निर्माण की जो प्रोसेस है या महाद्वीपों का निर्माण है या ज्वालामुखीता है, ये किन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? अंतर्जात बलों के कारण। यहां पूछा है कौन बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रिया नहीं है, तो देखो ज्वालामुखी किसके परिणाम स्वरूप होती है? अंतर्जात के कारण। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर जो एक्सोजेनेटिक है ना, इसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अनाच्छादन की प्रक्रिया में क्या होता है? ये समतल स्थापक बल भी बोल सकते हैं हम इनको, समतल स्थापक बल। समतल स्थापक बल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंडोजेनेटिक जो बल थे, फोर्सेस थे, उन्होंने पृथ्वी के धरातल पर जो विषमताएं उत्पन्न की, उन विषमताओं को समाप्त कर और इस धरातल को समतल बनाने का कार्य कौन करते हैं? एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज है, इसलिए इनको समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस बल को समतल स्थापक बल कहा कहते हैं। वहां ऑप्शन हो सकता है एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, कुछ भी। तो सही उत्तर क्या होगा? जो एक्सोजेनेटिक है, जो बहिर्जात बल है, वो समतल स्थापक बल का कार्य करते हैं। और ये समतल स्थापक बल में क्या, बहिर्जात जो अनाच्छादन की प्रक्रिया है, इसमें वेदरिंग, अपक्षय, अपर्दन, बृहत्सरण, निक्षेपण, ये सब किसमें सम्मिलित होते हैं? बहिर्जात बलों में। तो देखो, अपक्षय बहिर्जात, अपर्दन बहिर्जात, बृहत्सरण बहिर्जात। जबकि हमें पूछा है कि बहिर्जात प्रक्रिया कौन सी नहीं है, ये तीनों तो बहिर्जात है, तो कौन सी नहीं है? ज्वालामुखीता। तो ज्वालामुखीता कौन सी प्रक्रिया है? एंडोजेनेटिक है, अंतर्जातीय प्रक्रिया है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भू आकृतिक कारक नहीं है? जो जियोमॉर्फिक फैक्टर होते हैं, जियोमॉर्फिक फैक्टर्स,
अब देखो जियोमॉर्फिक फैक्टर में यहां पूछा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जियोमॉर्फिक फैक्टर नहीं है। तो जियोमॉर्फिक फैक्टर में कुछ अंतर्जात फैक्टर होते हैं और कुछ बहिर्जात फैक्टर होते हैं। बहिर्जात फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, मतलब जो अपक्षय, अपर्दन या अनाच्छादन की प्रक्रिया में जो भूमिका निभाने वाले फैक्टर होते हैं उनको हम बहिर्जनित जो कारक बोलते हैं। वो कारक कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जल, जिनमें बहता हुआ जल, बहता हुआ जल जैसे नदी है। दूसरा भूमिगत जल, भूमिगत जल। तीसरा पवने। चौथा समुद्री धाराएं या लहरें कह सकते हो, करंट्स। और हिमानी, ये अपर्दन के कारक कहलाते हैं। तो देखो जल, बहता हुआ जल, प्रवाह युक्त जल, बहता हुआ जल कहो या प्रवाह युक्त जल कहो एक ही बात है। भूमिगत जल, तो बहता हुआ जल, भूमिगत जल, ये कौन है, भूआकृतिक कारक है। जबकि पूछा है भूआकृतिक कारक नहीं है, हमें सेलेक्ट करना है। तो ये तो भूआकृतिक कारक है। हवा, देखो यहां लिखा है पवने। लहरें और धाराएं, समुद्री धाराएं और लहरें, तो ये भी है। तीसरा हिमानी, ये लिखा हिमानी, तो हिमानी भी भू आकृतिक कारक है। इसका मतलब है कि ये वो कारक है जिनके माध्यम से कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है, तो उनको भू आकृतिक कारक कहते हैं। तो ये तीनों भू आकृतिक कारक है। तो कौन सा भू आकृतिक कारक नहीं है, सौर विकिरण का भू आकृतिक कारकों से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन पटल विरूपणी के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखो अभी मैंने बताया था आपको पटल विरूपणी, पटल विरूपणी में हमने शामिल किया था एक तो पर्वत निर्माण को, दूसरा अभी हमने शामिल किया था महाद्वीप निर्माण को, तीसरा इसमें होता है प्लेट टेक्टोनिक, और चौथा होता है अर्थक्वेक, जिसको बोलते हैं भूकंप। ये पटल विरूपणी बल में शामिल होते हैं। तो देखो पटल विरूपणी के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो शामिल कौन कौन से है, पर्वत निर्माण प्रक्रियाएं, बिल्कुल पर्वत निर्माण, तो ये शामिल है। महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, महाद्वीप निर्माण, ये भी शामिल है। प्लेट विवर्तनी की, बिल्कुल प्लेट टेक्टोनिक को हिंदी में प्लेट विवर्तनी की बोलते हैं, तो ये भी शामिल है। तो कौन सा शामिल नहीं है, अनाच्छादन, जिसको डेनुडेशन बोलते हैं, डेनुडेशन। डेनुडेशन में क्या क्या शामिल होता है, अपक्षय, वेदरिंग और वेदरिंग प्लस अपर्दन, जिसको इरोजन बोलते हैं। तो इसको डेनुडेशन, अनाच्छादन बोलते हैं। तो अनाच्छादन प्रक्रिया कौन सी है, पटल विरूपणी प्रक्रिया नहीं है, ये समतल स्थापक प्रक्रिया है जो बहिर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा, अनाच्छादन है। इसको हम पटल विरूपणी के अंतर्गत शामिल नहीं करते। समझ गए। नेक्स्ट, मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन और रासायनिक वियोजन या अपघटन को किस शब्दावली से जाना जाता है। आपको इन चारों में से वो शब्दावली चूज करनी है जो मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन और रासायनिक वियोजन को इंगित करती है। तो देखो यहां दो शब्द आए हैं, एक शब्द है
यांत्रिक विखंडन और दूसरा शब्द है रासायनिक वियोजन। ठीक है, जो यांत्रिक कारकों से होता है, यांत्रिक का मतलब है कि ताप के कारण या दाब के कारण कोई चट्टान टूट जाए तो उसको हम यांत्रिक विखंडन कहते हैं। या रासायनिक वियोजन, रासायनिक वियोजन का मतलब हो गया जैसे ऑक्सीकरण के कारण या न्यूनीकरण के कारण या कार्बोनेशन के कारण या जल योजन के कारण कोई चट्टान वियोजित हो जाती है तो उसको हम रासायनिक वियोजन कहते हैं। तो पूछा है कि मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से, किसके माध्यम से, वेदर के और क्लाइमेट के कार्यों के माध्यम से जो शैलें होती है, रॉक होती है, उन रॉक का टूटना किस प्रकार से, यांत्रिक विखंडन मतलब ताप या दाब के कारण टूटना, या ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, कार्बोनेशन, जल योजन के माध्यम से उनका वियोजन होना या अपघटन होना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अपक्षय। अपक्षय का मतलब है कि यांत्रिक विखंडन या रासायनिक वियोजन के कारण कोई चट्टान अपने ही स्थान पर टूट जाती है तो उसको वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदरिंग। अभी पढ़ा था अनाच्छादन में वेदरिंग और इरोजन दोनों शामिल होता है, लेकिन जो विखंडन और वियोजन जो शब्दावली है वो किसके लिए प्रयुक्त होगी, अपक्षय के लिए। किसके लिए, अपक्षय। अपरदन क्या होता है, अपरदन का मतलब है कि जो टूटा हुआ मलबा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको बोलेंगे अपरदन। वृहद शरण होता है ना, ये वृहद शरण, वृहद शरण में क्या होता है, ये होता तो अपरदन जैसा ही है, लेकिन वृहद शरण में जो भूमिका होती है वो गुरुत्वाकर्षण की होती है। किसकी होती है, ग्रेविटी के कारण यदि कोई मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तो उसको वृहद शरण बोलेंगे। जबकि अपरदन होता है वो अपरदन के जो कारक है जिनमें बहता हुआ जल, हिमानी, समुद्री धाराएं या भूमिगत जल, इनके कारण यदि कोई मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर निक्षेपित होता है तो वो कहलाता है अपरदन। तो इनमें माइनर डिफरेंस है क्योंकि दोनों में फैक्टर अलग है, इसमें ग्रेविटी काम करती है जबकि इसमें अपरदन के जो कारक होते हैं वो कार्य करते हैं। निक्षेपण का मतलब हो गया कि जो स्थानांतरित जो पदार्थ है अपरदन वाला, वो अपरदन वाला पदार्थ यदि किसी स्थान पर जाकर जमा हो जाएगा तो वो प्रक्रिया कहलाएगी निक्षेपण की। तो यहां पर यांत्रिक विखंडन और रासायनिक वियोजन या अपघटन को जिस शब्दावली से जाना जाता है उसको क्या बोलेंगे, अपक्षय। नेक्स्ट, विलयन। कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण के द्वारा शैलों का अपघटन, विलयन और न्यूनीकरण का कार्य किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया है। देखो मैंने अभी पहले बताया था आपको, एक होता है यांत्रिक विघटन और दूसरा होता है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, रासायनिक वियोजन। और मैंने रासायनिक वियोजन में आपको बताया था कि ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ठीक है, या विलयन, जो गोल बनना होता है उसको बोलते हैं विलयन। तो देखो विलयन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, इनके माध्यम से शैलों का अपघटन, विलयन और न्यूनीकरण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया है, यांत्रिक है या रासायनिक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, विलयन, ये किसका पार्ट है, रासायनिक वियोजन का पार्ट है। तो कौन सा अपक्षय हो जाएगा, रासायनिक अपक्षय हो जाएगा, ठीक है ना। और जबकि भौतिक अपक्षय में क्या होता है, भौतिक अपक्षय में या तो तापमान के कारण या दाब के कारण कोई चट्टान है वो अपने स्थान पर टूट जाती है, विघटित हो जाती है, तो उसको बोलेंगे हम भौतिक अपक्षय। तो यहां इसका सही उत्तर क्या होगा,
विलयन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण के द्वारा सेलों का जो टूटना है वो कहलाएगा रासायनिक अपक्षय। कौन सा अपक्षय कहलाएगा? रासायनिक अपक्षय। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तापीय विस्तारण और दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होने वाली अपक्षय प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? अभी मैंने पहले दो बताया था आपको। रासायनिक अपक्षय में तो क्या क्या शामिल होंगे, ये जो 4 शब्द बताए मैंने, जल योजन, कार्बोनेटीकरण, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण और विलयन। ये किस में आएंगे? रासायनिक अपक्षय में। और मैंने बताया था अभी आपको कि ताप और दाब के कारण कोई चट्टान अपने स्थान पर टूट जाती है तो वो कौन सा अपक्षय होता है? भौतिक अपक्षय। तो यहां पूछा है इन्होंने कि तापीय विस्तारण और दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होने वाली अपक्षय प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो उस अपक्षय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय कहते हैं। चलो नेक्स्ट। मलबा अवधाब को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? देखो, जो वृहद शरण होता है ना, वृहद शरण या वृहद संचलन, इस वृहद संचलन में 3 चीजें आती है। एक होता है अर्थ फ्लो, दूसरा होता है मड फ्लो और तीसरा होता है एवेलांस। तीसरा क्या होता है? एवेलांस। ठीक है, एवेलांस को बोलते हैं, देखो, अर्थ फ्लो, मड फ्लो और एवेलांस, ये तीनों ग्रेविटी के कारण होते हैं। किनके परिणाम स्वरूप? गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप कोई भी पदार्थ जो अपक्षित पदार्थ है वो ग्रेविटी के कारण अपने स्थान पर ऊंचाई से नीचे की तरफ प्रवाहित होने लग जाए तो उसको अपन बोलेंगे क्या? वृहद शरण। और वृहद शरण में 2 प्रकार के संचलन होते हैं, एक तीव्र वृहद संचलन और एक होता है मंद वृहद संचलन। तो ये जो अर्थ फ्लो, मड फ्लो और एवेलांस, ये जो तीनों प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस कहलाती है तीव्र प्रवाह वाली। कौन सी है? तीव्र प्रवाह वाली। इसका मतलब है कि मलबा अवदाब होता है, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ मलबा के आने की जो गति होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए ये जो वृहद संचलन है ये किस प्रकार का है? तीव्र प्रवाही वृहद संचलन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। जो मलबा अवदाब है ये अवेलांस को हिंदी में बोलते हैं मलबा अवदाब। अवदाब, ठीक है। तो एवलांस किसका पार्ट है? जो ग्रेविटी के कारण बहुत तेज गति से जो वृहद संचलन होता है उसका पार्ट है। इसका मतलब है कि हमारा जो 8वां सवाल है इसका बी उत्तर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अनुक्रमिक का मतलब है कि उसमें एक प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कोई कार्य होता है। तो निक्षेप, निक्षेप का मतलब है कि अपक्षित पदार्थ का किसी स्थान पर जाकर जम जाना। ठीक है। ज्वालामुखीता का मतलब है कि अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोई मलबा आकर और यहाँ पर जम जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ज्वालामुखीता। पटल विरूपण, पटल विरूपण में क्या होता है? महाद्वीपों का निर्माण या पर्वतों का निर्माण। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? पटल विरूपण। और चौथा है अपर्दन। अब यहाँ पूछा इन्होंने अनुक्रमिक प्रक्रिया, अनुक्रमिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, अपर्दन में सबसे पहले क्या होता है? अपक्षय। अपक्षय का मतलब है कि भौतिक कारकों से, भौतिक में तापमान और दाब, या रासायनिक कारकों से, रासायनिक में कौन कौन से? जल योजन और जो बताया था कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीडेशन, इनके परिणाम स्वरूप न्यूनीकरण, इनके परिणाम स्वरूप कोई पदार्थ टूटकर गिर जाएगा तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? रासायनिक। तो अपक्षय में क्या आएगा? एक तो भौतिक और एक रासायनिक कारकों से पदार्थों का विघटन और वियोजन होना, वो क्या कहलाएगा? अपक्षय। अब जो अपक्षित पदार्थ है वो या तो
जल के द्वारा, या भूमिगत जल के द्वारा, या हिमानी के द्वारा, या पवनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर लिए जाते हैं, तो वो जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? अपर्दन। और ये जो अपर्दित पदार्थ है ये आगे जाकर कहीं पर जमा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। इसका मतलब है कि अपर्दन से पहले भी कुछ प्रक्रिया चल रही है और अपर्दन के बाद में भी कुछ प्रक्रिया हो रही है, तो ये एक प्रकार की, किस प्रकार की प्रक्रिया है? अनुक्रमिक प्रक्रिया है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अपर्दन है। अपर्दन को अनुक्रमिक प्रक्रिया कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मृदा विज्ञान क्या कहलाता है? देखो, द स्टडी ऑफ सॉइल साइंस, जो सॉइल का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी को मृदा साइंस कहते हैं। एक होता है पेडोगोजी, आपने पढ़ा होगा तो शिक्षण विधियों के अंदर पढ़ते हैं, तो वो तो पेडोगोजी शिक्षण से संबंधित है, ठीक है। जबकि जियोलॉजी है वो भूगर्भ से संबंधित है, जिसमें चट्टानों का इनका अध्ययन होता है। जियोमॉर्फोलॉजी ये होता है भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी के स्थल भाग पर जो भू आकृतियों का निर्माण होता है किस प्रकार से, उनका जो अध्ययन होता है वो जियोमॉर्फोलॉजी होगा। पेडागोजी शिक्षण विधियों से संबंधित है। जियोलॉजी है वो भूगर्भ से संबंधित है, जबकि जो सॉइल से संबंधित अध्ययन है उसको बोलते हैं पेडालॉजी। तो ये ध्यान रखना, मृदा विज्ञान को पेडालॉजी कहा जाता है। यहाँ माइनर डिफरेंस है पेडालॉजी और पेडागोजी के अंदर, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज, जल्दबाजी में आप कहीं पेडागोजी नहीं करके आओ, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने ऑप्शन में दोनों डाल दिए, पेडोलॉजी और पेडागोजी। सही उत्तर होगा, मृदा विज्ञान को पेडालॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से? देखो, जो मृदा निर्माण का कार्य है, सॉइल इज द फंक्शन ऑफ, ये कोष्टक बनाए मैंने, CLORPT। देखो, मैं बचपन से ही मुझे ये याद है कि जो सॉइल का निर्माण है वो किसका फंक्शन है? क्लोरप्ट का। मैं याद रखता हूं क्लोरप्ट। क्लोरप्ट क्या है? देखो, ये जो Cl है ना, इस Cl का मतलब होता है क्लाइमेट। क्या मतलब होता है? जलवायु लिखा हुआ है, देखो, क्लाइमेट। O का मतलब होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक। तो ये लिखा हुआ जैविक क्रियाएं, ऑर्गेनिक। R का मतलब होता है रिलीफ। क्या मतलब होता है? रिलीफ फीचर होते हैं ना, जिनको हम उच्चावच बोलते हैं, स्थलाकृतियां बोलते हैं, तो ये हो जाएगा रिलीफ। P का मतलब होता है पेरेंटल रॉक। क्या होता है? पेरेंटल रॉक। पेरेंटल रॉक का मतलब हो गया कि जो पैतृक चट्टाने हैं, पैतृक चट्टान का मतलब मूल चट्टान, तो ये हो गया मूल पदार्थ। और टी का मतलब होता है टाइम। इन सब के मिलने से मृदा का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि कोई मिट्टी बनेगी तो उसके लिए सबसे पहले एक चट्टान की आवश्यकता होती है। जैसे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी के लिए बसाल चट्टान के ऊपर होगा, तो एक तो मिट्टी चाहिए उस पर। अब वो स्थान, वो जो भाग है जहां पर मृदा बन रही है वो पर्वतों पर है या मैदानों में? मैदानों में है तो मिट्टी का जो प्रोफाइल होगा वो बड़ा होगा, और यदि पर्वतीय भाग पर है तो थोड़ी बहुत भी जो मृदा बनती है वो बारिश आती है तो बहकर चली जाती है, तो वहां पर जो मृदा के परत की मोटाई होती है ना वो ज्यादा नहीं हो पाती। तो जो स्थलाकृति भी डिपेंड करेगी कि वहां पर मृदा किस प्रकार की है, कितनी बन रही है, कितनी मोटाई है। तीसरा, जलवायु। शुष्क क्षेत्रों में मृदा निर्माण है वो तापमान के कारण या दाब के कारण अधिक प्रभावित होता है, जबकि जहां पर आर्द्रता अधिक है और तापमान भी अधिक है वहां पर जो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा निर्माण का कार्य है वो अधिक होता है। तो क्लाइमेट कैसी है वो भी जलवायु के निर्माण, मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है।
जैविक क्रिया का मतलब वनस्पति, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब ये क्या करते हैं, जैसे मिट्टी को मजबूती प्रदान करने का कार्य कौन करती है, वनस्पति की जड़ें होती है, पेड़ पौधों की जड़ें होती है, वो इनको मजबूती प्रदान करती है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं या जो मिट्टी को खोदने वाले जीव होते हैं, केंचुआ वगैरह, ये सब मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। और समय, टी का मतलब होता है समय, इसका मतलब है कि मृदा निर्माण ऐसा नहीं कि रातों रात में मृदा का निर्माण हो जाएगा। मृदा को बनने में, सोयल को निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष, सालों, हजारों वर्ष लगते हैं। तो जो समय है वो भी महत्वपूर्ण है। तो मृदा निर्माण के ये पांचों कारक महत्वपूर्ण है। तो जिसमें पांचों ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो मृदा निर्माण कौन से 5 फैक्टर के कारण, Cl मतलब क्लाइमेट, ClO का मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, ClOr का मतलब रिलीफ, P का मतलब पेरेंटल रोग, T का मतलब टाइम, क्लोरोप्टी याद रखना। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है। देखो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, लेकिन हम नाइट्रोजन का डायरेक्टली, मानव है वो यूज नहीं कर पाता, या प्राणी जगत है या जीव जंतु है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो वो क्या करते हैं कि लेग्यूमिनस नाम सुना होगा, लेग्यूमिनस जड़ों वाली जो पौधे होते हैं, जड़ों वाले पौधे, मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे राजस्थान में आपको ध्यान होगा जो गवार की खेती होती है ना, उनकी जड़ों में लेग्यूमिनस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ जो दाल वगैरह होती है ना, दालों की जो खेती होती है उनकी जड़ों में लेग्यूमिनस पाया जाता है। तो लेग्यूमिनस क्या करता है, लेग्यूमिनस जड़ों वाले पौधे होते हैं ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों, क्योंकि उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिनको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया का ये काम है कि जो वायुमंडल में जो सस्पेंडेड नाइट्रोजन है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में, उस मुक्त अवस्था वाली नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने जड़ों के माध्यम से, और फिर वो रूप परिवर्तित होकर, और जब हम उन पेड़ों के जो उत्पाद है, जैसे हमारे जो खाद्यान्न है उसको प्राप्त करते हैं, तो वो नाइट्रोजन के जो तत्व है वो हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं, जहां से वो कोशिका निर्माण में, प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको अन्य रूप में जो चेंज करने का कार्य है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और जो फिक्सेशन का कार्य है वो राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस जड़ों वाले पौधों में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक कौन है, राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट सवाल, अपक्षित पदार्थों का पवन या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मैंने कहा था कि जो अपक्षित पदार्थ हुआ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपवर्तन के जो कारक है, पवन है, जल है, या भूमिगत जल है, या समुद्री धाराएं हैं, इनके माध्यम से, या हिमानी है, इनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का जो कार्य है ये अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तन। तो जो अपक्षित पदार्थ, मैंने कहा ना जो अनुक्रमिक प्रक्रिया, इसका मतलब पहले अपक्षय होता है, फिर अपक्षित पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको अपवर्तन बोलते हैं, और ये जो अपवर्तित पदार्थ है वो कहीं जाकर जमा होगा तो उसको निक्षेपण बोलते हैं। तो जो ले जाने वाला जो प्रोसेस है वो अपवर्तन कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, चट्टान और मलबे का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की दिशा में संचलन। मैंने अभी पहले बताया था आपको कि अपवर्तन में और वृत्त सरण में एक माइनर डिफरेंस है। अपवर्तन में जो फैक्टर काम आते हैं उनको अपवर्तन के कारक कहते हैं, जिनमें कौन कौन है, बार बार मैंने इतनी बार लिख दिया आज कि आपको याद हो जाएगा। बहता हुआ जल, पवने, हिमानी, भूमिगत जल। ये क्या करते हैं कि जो अपक्षित पदार्थ है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें तो कहेंगे अपवर्तन। लेकिन जब जो, जैसे कोई ये चट्टान का ये टुकड़ा है, ये टूट गया, ठीक है,
टूटकर और ग्रेविटी के कारण यदि ये नीचे की तरफ आता है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वृहद सरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृहद सरण, ठीक है ना, मास मूवमेंट बोलते हैं जिसको। तो वृहद सरण में किसकी भूमिका होती है? ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की। तो ये कहीं पर पूछा जाए कि ग्रेविटी के कारण जो मलबे का स्थानांतरण है वो नीचे की तरफ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वृहद सरण। जबकि स्थानांतरण मलबे का अपरदन में भी होता है, लेकिन उसमें अपरदन के कारकों की भूमिका होती है, न कि गुरुत्वाकर्षण की भूमिका होती है। जबकि वृहद सरण में मैंने 3 चीजें बताई थी अभी। वृहद सरण में भी 2 प्रकार का, एक तो तीव्र और दूसरा मंद संचलन। तीव्र में मैंने बताया था अर्थ फ्लो, मड फ्लो और एवलांस, ठीक है। तो ये तीव्र वृहद सरण में आते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वृहद सरण को। वृहद सरण में किसकी भूमिका होती है? ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, देखो ग्रेनाइट चट्टानों पर, देखो ग्रेनाइट चट्टानों का, आग्नेय चट्टानों का या चूना पत्थर का, इन पर भौतिक विघटन होता है। इनका क्या होता है? भौतिक विघटन। इसका मतलब है कि इन पर ताप का या दाब का प्रभाव है वो अधिक होता है, तो इनको भौतिक विघटन कहते हैं। जबकि रासायनिक वियोजन होता है ना, रासायनिक वियोजन में कहा था कि ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, निम्नीकरण, ये जो कार्य होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया में लोह खनिज, जैसे लोहे पर जंग लगने का कार्य, तो लोहे पर जंग लगना किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऑक्सीडेशन के, क्योंकि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर लोहे का जो ऑक्सीजन के साथ में और जो हाइड्रोजन है, जल है, और उनके साथ में जो अभिक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप जंग लगता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से खनिजों पर होगा? लोह खनिजों पर। देखो ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान या चूना पत्थर, इन पर रासायनिक अभिक्रिया कम प्रभावी होती है, भौतिक अभिक्रिया है या भौतिक प्रभाव है, इनका विघटन है, विघटन वाला जो कारक है वो अधिक प्रभावी होता है। जबकि लोह खनिजों पर रासायनिक वियोजन का जो कार्य है वो अधिक प्रभावित होता है, और रासायनिक वियोजन में भी ऑक्सीडेशन है, इस ऑक्सीडेशन का प्रभाव लोह खनिजों पर सबसे अधिक होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। नेक्स्ट, जल योजन प्रक्रिया किसे प्रभावित करती है? देखो जल योजन क्या होता है? जल जल को, जैसे कोई चट्टान है या कोई पदार्थ है, वो जल को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके, अवशोषित करेगा तो क्या हो जाएगा कि उसमें जल भर जाएगा। जल भरने से वो फूल जाएगा, फूलेगा तो क्या हो जाएगा कि उसका अपक्षय हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जल योजन में क्या होता है कि कोई पदार्थ है वो जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जल को एब्जॉर्ब करने के कारण उसका जो रासायनिक वियोजन होता है वो वियोजन किस में होगा? अभी मैंने बताया था ग्रेनाइट में कौन ज्यादा प्रभावी होता है? भौतिक कारक होते हैं, रासायनिक कारक ज्यादा प्रभावी नहीं होते। वैसे क्वार्टज है, यहाँ पर ये भी चट्टान है, तो वो भौतिक तत्व अधिक प्रभावी होते हैं। चीका मिट्टी, इन पर भी भौतिक तत्व अधिक प्रभावी होते हैं। जबकि जो लवण है ना, लवण जैसे NaCl मान लो आप, ठीक है, तो NaCl है, जैसे नमक है, तो नमक क्या करेगा? यदि हम नमक को खुले आर्द्रता, जैसे बारिश वाले समय नमक को बाहर रख दिया, तो नमक क्या करेगा? उस ह्यूमिडिटी को अवशोषित करेगा। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? जल योजन। और उस जल योजन के परिणाम स्वरूप वो नमक खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये जो लवण को सबसे ज्यादा मात्रा में कौन प्रभावित करता है?
जल योजन की जो प्रक्रिया है वो लवण को ज्यादा प्रभावित करती है। तो जल योजन का संबंध किससे हो जाएगा? लवण से। हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला, रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है। अगला सवाल है कि रासायनिक अपक्षय किस पे अधिक प्रभावी होगा? तो रासायनिक अपक्षय बलुआ पत्थर पे तो भौतिक अपक्षय, ग्रेनाइट पे भौतिक अपक्षय, मिट्टी पे भौतिक अपक्षय, चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर में क्या होता है? कैल्शियम के तत्व होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। तो ये जो कैल्शियम वगैरह होते हैं इनमें कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया से जो ज्यादा अधिक प्रभावित होगा वो कौन सा होगा? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर है, चूना पत्थर का जो अपक्षय होता है वो वियोजन कहलाता है, क्योंकि वियोजन में कौन सी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया। जबकि विघटन वाला जो कार्य है वो भौतिक कारकों के कारण होता है। तो वो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और मृत्तिका के अंदर भौतिक अपक्षय होगा, लेकिन चूना पत्थर में रासायनिक अपक्षय होगा। कौन सा अपक्षय होगा? रासायनिक अपक्षय। नेक्स्ट, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? देखो, कोई पदार्थ है, कोई दीवार है, वो दीवार तापमान के कारण या दबाव, जैसे हथौड़ी है, हमने दीवार की हथौड़ी मारी तो वो दीवार टूटेगी, टूटकर उसी स्थान पर गिर जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, ये इन्होंने पूछा है। तो देखो, जो अपर्दन है ना, अपर्दन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, ये ट्रांसपोर्ट का कार्य है। तो इसका मतलब इसमें स्थान परिवर्तित हो रहा है, जबकि ये कह रहा है अपने ही स्थान पर। निक्षेपण का मतलब है कि ये ट्रांसपोर्टेड पदार्थ है, वो कहीं जाकर जमा हो जाएगा। तो इस जमा होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जमा होने वाला जो प्रोसेस है, इस जमा होने वाले प्रोसेस को निक्षेपण बोलते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण। जमाव की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निक्षेपण। तो अपने स्थान पर ही पड़े रहना, वही जमाव नहीं होगा। निक्षेपण में तो क्या है, जो ट्रांसपोर्टेड पदार्थ है वो जमा हो जाएगा। तो निक्षेपण भी इसका उत्तर नहीं होगा, अपक्षय भी नहीं होगा। अनाच्छादन, अपक्षय और अपर्दन को संयुक्त रूप से अनाच्छादन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अपने स्थान पर ही टूटने को क्या बोलते हैं? अपक्षय। अपक्षय का मतलब कोई चट्टान का अपने स्थान पर टूट के गिर जाना। अपर्दन क्या होता है? उस टूटे हुए मलबे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना। निक्षेपण क्या होता है? जो अपवर्तित पदार्थ है उसका की जाकर जम जाना, उसको निक्षेपण बोलते हैं। और अनाच्छादन, अपक्षय और अपर्दन को संयुक्त रूप से अनाच्छादन कहते हैं। जबकि यहाँ पूछा है चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना, तो अपने स्थान पर पड़ा रहना क्या कहलाएगा? वेदरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेदरिंग या अपक्षय कहलाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? देखो, रासायनिक अपक्षय में मैंने बताया था आपको, एक तो ऑक्सीकरण, 10 बार लिखवा चुका हूं आज, ऑक्सीकरण, उसके बाद में कार्बोनेटीकरण, फिर मैंने बताया था जल योजन, फिर बताया था न्यूनीकरण, फिर बताया था विलयन। ये सब किस में आते हैं? रासायनिक अपक्षय में। तो रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो कार्बोनेशन बिल्कुल है, ऑक्सीकरण बिल्कुल है, जल योजन बिल्कुल है। तो कौन सी अभिक्रिया? हिमकरण है, वो हमारा रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं मानी जाती। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लोहे में जंग लगना, अभी हमने बात की थी, लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। याद रखना, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। आप ये पूछ ले, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया? तो कौन सा हो जाएगा? रासायनिक, क्योंकि ऑक्सीकरण किसका हिस्सा है? रासायनिक अभिक्रिया का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट, अपक्षय का मुख्य अभिकर्ता कौन है? देखो, अपक्षय का मतलब है कि किसी पदार्थ का टूटकर उसी स्थान पर गिर जाना। तो देखो, ये जो जैसे बोर्ड है, तो इस बोर्ड को यदि तोड़ेंगे तो ये अपने स्थान पर टूट के नीचे गिर जाएगा। तोड़ना इसका मतलब दाब के कारण। यहां तो अपन इसको तोड़ेंगे दाब के द्वारा। यहां हो सकता है कि इसको धूप में रख दिया जाए, तो महीने 2 महीने में ये टूट मतलब खराब हो गया और टूट जाएगा, ठीक है।
तो दूसरा जो कारक है वो है कौन? ताप। दाब और ताप, इनके कारण क्या होता है? अपक्षय। और वो भी अब कौन सा अपक्षय होता है? भौतिक। ठीक है, दूसरा एक अपक्षय और होता है, वो जो रासायनिक होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण, अभी जो अभिक्रिया बताई थी वो सब शामिल होती है। तो अपक्षय का मुख्य अभिकर्ता कौन है? तो अपक्षय का मुख्य अभिकर्ता बहता हुआ जल नहीं। बहता हुआ जल तो किसका अभिकर्ता है? अपर्दन का। पवन अपर्दन का, सागरीय लहरें भी अपर्दन का, ये तीनों तो अपर्दन के कारक है। किसके कारक है? अपर्दन के कारक बोलते हैं इनको। तो ताप क्या है? ताप अपक्षय का कारक है। कि ताप और दाब दो क्या है? अपक्षय के कारक है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, अपक्षय का मुख्य अभिकर्ता ताप है। नेक्स्ट, अपक्षय किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? बादलों का निर्माण। अपक्षय कहां होता है? स्थल भाग पर। इसका मतलब पृथ्वी के धरातल पर। बादलों का निर्माण कहां होता है? वायुमंडल में। तो इनसे कोई लेना देना नहीं। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। देखो, ज्वालामुखी पर्वत किसके परिणाम स्वरूप होता है? अंतर्जात बलों के द्वारा। जबकि अपक्षय कौन है? बहिर्जात बल है। तो अपक्षय का पर ज्वालामुखी पर्वत निर्माण से कोई संबंध नहीं है। तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। भूकंप भी किसके परिणाम स्वरूप होता है? अंतर्जात बलों के कारण। जबकि अपक्षय बहिर्जात है, तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं। जो अपक्षय है ये मिट्टी निर्माण में, मिट्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जैसे कोई चट्टान है तो वो चट्टान तापमान के कारण या दाब के कारण यदि टूटकर नीचे गिर जाएगी तो धीरे धीरे वो कण है, जैसे ये पूरी चट्टान है, इस चट्टान को तोड़ दिया जाए तो ये ऐसे छोटे छोटे भागों में टूट गई। अब इस चट्टान को वापस तोड़ दिया जाए तो ये इस प्रकार टूट जाएगी। फिर इसको और तोड़ दिया जाए तो ये इस प्रकार की छोटे छोटे और तत्वों में बिखर जाएगी और इससे किसका निर्माण हो जाएगा? मिट्टी का। तो जो अपक्षय के लिए किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो मिट्टी का गठन है, उसमें अपक्षय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, चट्टानों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह जल को अपने अंदर से गुजरने देती है। देखो, कुछ चट्टानें होती है ना, वो जल को अपने अंदर से होकर गुजरने देती है। जैसे बारिश हुई तो पृथ्वी की सतह पर, धरातल पर पानी पड़ा है, वो पानी कुछ समय बाद में आपको धरातल पर नहीं दिखेगा, बहकर चला जाएगा या पृथ्वी के अंदर रिस कर नीचे चला जाएगा। ठीक है ना? तो नीचे रिस कर गया, इसका मतलब नीचे पृथ्वी की चट्टानों के अंदर कुछ कोई ना कोई क्षमता है जिससे वो क्या है कि वो जल उन चट्टानों से होकर नीचे चला जाता है। तो वो नीचे चले जाने को सरंध्रता बोलते हैं। ये जो क्षमता होती है इसको क्या बोलते हैं? पोरोसिटी, सरंध्रता बोलते हैं। ठीक है ना? अब सल्कन का मतलब क्या होता है? अब सल्कन का मतलब जैसे प्याज होता है ना, जैसे प्याज के ऊपर से अपन छिलका हटाते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, कोई चट्टान है, उस चट्टान को अपर्दन के कारण या तापमान या दाब के कारण कोई चट्टान का कोई ऊपरी हिस्सा ऊपर से अलग हो रहा है। ठीक है ना? तो उसको बोलेंगे अपसल्कन। जल योजन का मतलब क्या है कि जल को ग्रहण करना, और ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप वो चट्टान फूल जाएगी तो उसको जल योजन कहेंगे। लेकिन यहां पर अपने अंदर से गुजरने दे रही है। ठीक है ना? एब्जॉर्ब नहीं कर रही, उसको ट्रांसपोर्ट होने दे रही है, अपने अंदर से गुजरने दे रही है। गुजरने देना क्या कहलाएगा? उस पोरोसिटी के कारण, सरंध्रता के कारण। निक्षेपण का मतलब जमा होना, तो ये भी नहीं, जल योजन भी नहीं, अपसल्कन भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सरंध्रता, पोरोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्जात बलों के द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन लाए जाते हैं? जो पृथ्वी के अंदर जो बल हैं जिनको हम अंतर्जात बल कहते हैं, वो क्या करते हैं? नई इस प्रकृतियों को जन्म देते हैं। जैसे अंतर्जात बलों में एक बल है, अंतर्जात बलों में जिसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी का। या महाद्वीपों का निर्माण होता है, या पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये जो महाद्वीप है, पर्वत है, ज्वालामुखी है, ये क्या है? इस पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतियां है ना, नई नई स्थलाकृतियां बन रही है, पर्वत बन रहा है या महाद्वीप बन रहा है या ज्वालामुखी बन रहा है। ठीक है ना? कोई भ्रंश बन रहा है,
तो यहाँ कोई वलन के परिणाम स्वरूप कोई पर्वत बन रहा है, तो ये स्थलाकृतियां हैं और इन स्थलाकृतियों का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप हो रहा है? अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप हो रहा है। तो अंतर्जात बलों के द्वारा नई स्थलाकृतियों का जन्म होता है, बिल्कुल होता है, राइट कथन। बी ऑप्शन है, ये आर्द्रता को बढ़ावा देता है। अब अंतर्जात बल है, ये ह्यूमिडिटी को कैसे बढ़ावा देगा? जैसे पर्वत बना, तो पर्वत से यहाँ कोई महाद्वीप का निर्माण हुआ, तो इस महाद्वीप से ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो इसका आर्द्रता बढ़ने से कोई प्रत्यक्ष संबंध हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहला ये नई स्थलाकृतियों को जन्म देता है, सही होगा। नेक्स्ट, मृदा की परतों को क्या कहा जाता है? देखो, ये जो मिट्टी है ना, जो हमें ऊपर से दिखाई देती है, ये बहुत अधिक गहराई तक फैली होती है और इन गहराई में सबसे नीचे पे होती है पैतृक चट्टान, जिनके टूटने से ये बनी है। पैतृक चट्टान के ऊपर बहुत सारे इस प्रकार की इनमें प्रोफाइल पाई जाती है, जिनमें सबसे ऊपर ओ होता है, फिर ए बी सी डी इस प्रकार चलता है। ओ का मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के सड़ने से जो उपजाऊ तत्व बनता है, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ये ह्यूमस सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, जिसको हम ओ तत्व के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो मृदा की परतें हैं, जिनको ओ ए बी सी, इनको क्या बोलते हैं? संस्तर बोलते हैं, या संसाधन बोलते हैं, या वनस्पति बोलते हैं, या परिमंडल बोलते हैं। वनस्पति तो नहीं बोलते सीधा, ये कोई वनस्पतियां नहीं है, न कोई ये संसाधन है। परिमंडल का मतलब चारों ओर का क्षेत्र, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या है? संस्तर है। इनको क्या बोलते हैं? संस्तर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मृदा की परतों को संस्तर कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारे आज के 25 एमसीक्यू हो गए, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस से संबंधित है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने आज के एमसीक्यू है वो कंप्लीट कर दिए हैं। देखो, जो भी एमसीक्यू मैं आपको क्लास में करवाता हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपको ये टॉपिक अब वापस एमसीक्यू यदि आपने कंप्लीट कर दिए हैं, तो अब आपको वापस एक बार एनसीईआरटी के वो टॉपिक वापस दोबारा पढ़ना है और फिर वापस दोबारा इन जो एमसीक्यू है इनको एक बार और वापस करना, ठीक है। तब जाकर आपको पता लगेगा कि हमने जो किताब से जो कुछ ग्रहण किया, उससे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमारे पास में कितनी क्षमता हासिल हुई है, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट का मित्रों जो एग्जाम है वो, उसके लिए अब बहुत कम समय ही बचा है, 3-4 महीने का समय है। तो आपके पास में जितना समय बचा हुआ है, उस समय को बेस्ट से बेस्ट तरीके से किस प्रकार यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। मित्रों क्या है, जब तक आप, अब मैंने जो कोर्स शुरू किया था अब्राहम लिंकन साहब का, उन्होंने कहा था कि आपके लक्ष्य की तरफ दौड़िए, और दौड़ नहीं सकते हो तो आप चलिए, चल नहीं सकते हो तो आप कम से कम रहेंगे, लेकिन अनवरत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे ना, तब जाकर आप एक दिन सफल होंगे। इसलिए मित्रों, यदि आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो तो दिन और रात उस लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हुए अनवरत रूप से निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ध्यान रखना, इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना। किसी भी दिन यदि आपका एक दिन भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा ना, तो 3-4 दिनों की पढ़ाई आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए आप स्वस्थ आहार लेते रहो, जो आपका खाना है वो बिल्कुल हाइजीन होना चाहिए, ठीक है ना। अभी बरसात का समय है, इसलिए बाहर की जो चीजें हैं, तली हुई चीजें या तेल वाले जो चीजें हैं, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी होगी, उनका कंजम्पशन नहीं करना होगा, और एकदम शुद्ध आहार आपको लेना होगा। और यदि आपका आहार शुद्ध है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, आपका मस्तिष्क भी ठीक से काम करेगा, और यदि मस्तिष्क ठीक से काम करेगा तो हमारा जो टाइम टेबल है, हमारा जो टारगेट है, उसकी तरफ हम नियमित रूप से अग्रसर हो पाएंगे, हम सही राह की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। इसलिए मित्रों, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर का भी बिल्कुल पूरा ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और पढ़ाई को बिल्कुल ऐसा, शरीर को कोई मौका नहीं देने देना है कि ये रेस्ट कर ले और आपको एक बहाना मिल जाए आपकी बॉडी को कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए 2 दिन पढ़ नहीं पाया। ऐसा नहीं है, एग्जाम तक आप निरंतर पढ़ते रहो। यदि किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपके कंपटीशन में जो साथी चल रहा है
वो 2 दिन आपसे और एडवांस चला जाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन के 2 दिन उस रेस में पीछे हो गए हो। आप 2 दिन उस खरगोश की तरह सो गए हो, जबकि आपको सोना नहीं है, आपको कछुए की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और मित्रों, जब भी पढ़ते हो ना, तो पढ़ते समय आप जैसे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो जैसे ज्योग्राफी के अंदर 66 टॉपिक है, और माना कि आपके पास में 2 महीने का समय है, तो आप क्या करो कि पहले 2 महीने का एक टाइम टेबल बड़ा बड़ा टारगेट रखो कि मेरे को कम से कम 60 दिन के अंदर 40 दिन मेरे को एक बार सिलेबस कवर करना है, फिर 20 दिन बचेंगे, 20 दिन में मेरे को अगला सिलेबस सेकंड जो रीडिंग है वो 12 दिन में करनी है, फिर मेरे को थर्ड रीडिंग 6 दिन में करनी है, फिर मेरे पास में एग्जाम से 2 दिन पहले बचेंगे, तब मैं जाकर एकदम एक एग्जाम देने वाले जो मोड है उसमें आ जाऊंगा। तो आपको एक तो बड़ा टाइम टेबल बनाना है कि मतलब मोटा लक्ष्य तय करना है कि मेरे को 2 महीने में क्या करना है, 2 महीने में फिर आपको क्या करना है कि महीने वाइज क्या करना है, 1 माह में मैं क्या करूंगा, अगले माह में क्या करूंगा, तो एक एक माह का आपको टाइम टेबल बनाना है। फिर क्या करना है, 1 महीने में जैसे 4 वीक आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वीक वाइज टाइम टेबल बनाना है कि मेरे को 7 दिन में क्या करना है, 7 दिन में कितना पोर्शन करना है। और जब भी पढ़ो ना, तो आप ऐसा नहीं कि जैसे आपने जियोमॉर्फोलॉजी शुरू की तो आप कंटिन्यू जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, आप सुबह के समय जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, दोपहर के समय आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, और शाम के टाइम आप कार्टोग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी, या इस प्रकार क्या है, पढ़ते समय जो आपका सिलेबस है ना उसमें डाइवर्स टॉपिक, मैं हमेशा पढ़ता था ना, तो डाइवर्स टॉपिक को ज्यादा, जैसे एक टॉपिक पे मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप पूरे दिन एक ही प्रकार के टॉपिक को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो पढ़ने में विविधता होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट है अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, तो आपको भी पढ़ने में रुचि बनी रहेगी। एक कभी आप मैप के बारे में पढ़ रहे हो, मानचित्र के बारे में पढ़ रहे हो, उसी समय शाम को आप भूकंप के बारे में पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद में आप राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो, एक टॉपिक आपने भारत के भूगोल का पढ़ लिया। तो इस प्रकार से जो आपकी पढ़ाई के अंदर जो आपके कंटेंट में डाइवर्सिटी रहेगी ना, तो आपका जो सिलेबस है ना वो आपको उबाऊ नहीं लगेगा। और इससे एक और फायदा होगा कि आपका जो सिलेबस है ना वो जल्दी कवर होगा। कुछ ऐसे टॉपिक है बस जो दिखने में 66 लग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको अपन एक टॉपिक को कवर करने में आधा घंटा लगेगा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है 1 घंटे में कवर हो जाएगा। तो सिलेबस है वो तीव्र गति से भी कंप्लीट होगा, किसके माध्यम से कि हम सिलेबस के अलग अलग पोर्शन को एक साथ शुरू करेंगे, ठीक है ना, तब जाकर आप सही समय पर वो जो सिलेबस है उसको कवर कर पाओगे और बोर भी नहीं होंगे, आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगा रहेगा। इसके अलावा अब जो वीक वाइज जो टाइम टेबल बनाएगा, आपको 7 दिन में इतना लक्ष्य, मुझे ध्यान है कि 7 दिन के अंदर जो पहले दिन मंडे से यदि आपने पढ़ना शुरू किया है तो वापस मंडे आएगा ना, तब तक आपका जो 7 दिन का जो टाइम टेबल बनेगा ना, उस टाइम टेबल के अनुसार आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, वो टाइम टेबल पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप में 3 दिन तो 4 दिन तो जोश रहता है ना, तो 4 दिन जोश रहेगा तो आप क्या करोगे कि इस प्रकार से 4 दिन का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो अगले वीक के अंदर, जैसे इस वीक में 6 टॉपिक करने थे, लेकिन 6 टॉपिक में से 4 दिन जोश रहा आप में, तो 4 टॉपिक आपने कर लिए। फिर अगला वीक आया, अगले वीक में अलग 6 टॉपिक का आपने डिसाइड किया, 6 टॉपिक में से यहाँ पर भी आपने 4 टॉपिक कर लिए, तो देखो 2 टॉपिक यहाँ बचे आपके, 2 टॉपिक यहाँ पर आपके बच गए। किस लिए कि ये मानव का व्यवहार है, बच ही जाते हैं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सबके साथ में ऐसा होता है। तो 2 टॉपिक यहाँ नहीं पढ़ पाए, 2 टॉपिक यहाँ नहीं पढ़ पाए, तो कोई बात नहीं, वो 2 टॉपिक आप क्या करोगे, लास्ट में जाते कहीं ना कहीं आप, यहाँ हो सकता है कि ये जो दूसरा वीक हुआ उसमें ये जो 2 टॉपिक आपके पहले वाले वीक के अधूरे थे ना, एक टॉपिक हो सकता है आप इसमें से ले लो, एक टॉपिक ये वाला टॉपिक है अगले वीक में डाल के पूरा कर लो, इस प्रकार से वो सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। लेकिन 7 दिन का भी आपको टारगेट बनाना है। 7 दिन के बाद में, जैसे कल 7 दिन का पहला दिन है, तो आपको क्या करना है कि 7 दिन में मेरे को जो 7 दिन का टारगेट है उसमें 1 दिन में मैं कितना वेटेज दूं कि 7 दिन में जाते हुए मेरा ये टाइम टेबल कंप्लीट हो जाएगा, उस हिसाब से आपको 1 दिन का टाइम टेबल बनाना है। और 1 दिन का टाइम टेबल बनाओगे कब, जैसे आपको कल पढ़ना है ना, तो वो टाइम टेबल आज की नाइट में आपको बना के सोना है कि मेरे को बिल्कुल पहले दिन ही आपको तैयार रहना है कि मुझे कल उठते समय ये टॉपिक पढ़ना है, फिर नाश्ता करूंगा, फिर उसके बाद में ये टॉपिक पढ़ूंगा, फिर मैं तैयार होके वो नाना धोना करूंगा, उसके बाद में लंच करूंगा, फिर ये टॉपिक पढ़ूंगा, फिर थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर ये टॉपिक पढ़ूंगा। इस प्रकार से पूरे दिन का आपका जो टाइम टेबल है ना
वो एक दिन पूर्व डिसाइड होना चाहिए कि मैं कल क्या क्या पढ़ने जा रहा हूं, तब जाकर आपका समय है वो वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको नहीं पता कि आज दिन में मेरे को क्या पढ़ना होता है, तो वो काफी समय तो किताबों के पास में खड़े रह के ये डिसाइड करने में लगा लेते हैं कि यार आज कौन सा टॉपिक पढ़ लूं, आज ये ठीक रहेगा या आज वो ठीक रहेगा। तो उसमें क्या है कि हमारा दिमाग है वो अलग अलग बातों की तरफ अग्रसर होने लग जाता है और हम हमारा ध्यान वो फोकस नहीं रख पाते। इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी पढ़ो ना, तो आपको बड़ा टारगेट लेना है, बड़े टारगेट को फिर छोटे छोटे खंडों में बांटना है, छोटे छोटे खंडों में फिर आप उसमें वीक वाइज आ जाओ। वीक में भी क्या है, आपको 7 दिन में फिर आपको 7 दिनों का टाइम टेबल बना लो, 7 दिन में दिन वाइज टाइम टेबल बना लो। दिन वाइज में एक दिन पहले नाइट में आपको टाइम टेबल बनाना है कि कल मेरे को क्या क्या पढ़ना है, और हर 7 दिन के बाद में कम से कम एक रिवीजन का दिन जरूर होना चाहिए या टेस्ट देने वाला दिन जरूर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपने 7 दिन में जो पढ़ा है ना, वो वापस हम रिवाइज कर पाएंगे या उसकी समीक्षा कर पाएंगे कि हम केवल पढ़ते ही जा रहे हैं या इस भेजे के अंदर कुछ गेन भी हो रहा है, हमें कुछ प्राप्त भी हो रहा है, हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इसकी समीक्षा भी तो की जानी जरूरी है। आप दौड़ तो रहे हो, लेकिन क्या सही दिशा में दौड़ रहे हो, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वो टेस्ट डिसाइड करेंगे, ये वो मूल्यांकन की जो आपकी रणनीति है वो डिसाइड करेगी कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो मित्रों, प्रयोगशाला सहायक की सभी की तैयारी करने वाले सभी जो एस्पिरेंट है, उन सभी को मेरी तरफ से एक मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि आज से मैं ये आशा करता हूं कि आप कुछ मोटिवेटिंग कार्य करेंगे, आप कुछ लक्ष्य निर्धारण करके और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो मेरे कहे अनुसार आप, मुझे आशा है कि आप जो परीक्षा तक का एक लंबा टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें फिर धीरे धीरे उनको टुकड़ों में बांटेंगे, फिर उसको वीक में बांटेंगे, फिर उसको डे बाय डे बांटेंगे और एक दिन पहले कल क्या करना है वो तय करेंगे। तब जाकर हमारी जो तैयारी है वो सही दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी। बहुत जल्दी एक प्ले स्टोर पर अभी एक जीएस अकेडमी नाम से ये वाला जो लोगो लगा हुआ है, इस लोगो से एक ऐप है, एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको ये जो एमसीक्यूज है, उन एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मैं वहां डाल दूंगा, और इसके अलावा आपको वहां पर क्विज भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी तथा संपूर्ण लैब असिस्टेंट का कोर्स है वो भी आपको इस जो जीएस एकेडमी का जो ऐप है, जहां पर ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, ये लोगो वहां आपको ऐप पर दिखाई देगा। तो आप प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप वाला जीएस एकेडमी लिखोगे और ये ऐप जहां दिखाई दे, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां आपको लैब असिस्टेंट से संबंधित कंटेंट समय समय पर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज की जो एमसीक्यू सीरीज है वो आपके लिए लाभान्वित रही। कल फिर मिलेंगे एक और नई एमसीक्यू के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को एक जोश वाला जो एंथ्यूज्म है वो मैं आशा करता हूं कि जो आज मैंने जो आपको बताया उस अनुसार आप अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करके और हथियारों के साथ में जो आपके जो साजो सामान है, किताबें, पुस्तकें, टेस्ट सीरीज, कोर्स वगैरह, एनसीईआरटी की किताबें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, एमसीक्यूज वगैरह, इन सब हथियारों का प्रयोग करते हुए आप रण में कूद पड़ो। एक दिन आपको जरूर प्रयोगशाला सहायक के जो रिजल्ट आएगा उस लिस्ट में आपका नाम जरूर आशानुरूप देखने को मिलेगा। धन्यवाद।